फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पर चर्चा करेंगे। पहला जो एडिटोरियल्स है 55, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो एल्डरली पीपल है इसका संख्या बढ़ते चला जाएगा हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी, और हम जानते हैं कि 2050 तक ये 20% हो जाएगा और अभी वही 10-11% है। और हम जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में, जापान, चाइना, इटली, समझे, जहाँ पे एल्डरली पीपल खूब ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनका जो प्रॉपर केयर हो नहीं पा रहा है। हमने जापान का भी केस देखा था ना, कि जहाँ पे बूढ़े लोग मर रहे थे और कोई देखने के लिए लोग भी नहीं है वहाँ पे। 1 महीना के बाद, 10 दिन के बाद पता चला कि कोई मरा है यहाँ पे। तो ये तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और इंडिया में भी देखो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट, उसके बाद देखो माइग्रेशन के लिए, इकोनॉमिक माइग्रेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जो एल्डरली पीपल है वो और ज़्यादा लोनलीनेस हो रहे हैं, और ज़्यादा वो, समझ रहे हो ना, और ज़्यादा वो इमोशनल, उनको चाहिए ना इमोशन जताने के लिए, कोई आसपास चाहिए ना उनका अपना बच्चा सब, वो सब कमी हो रहा है। तो इसीलिए नीति आयोग ने अपना एक पेपर रिलीज़ किया है कि कैसे एल्डरली पीपल का हम टेक केयर करें और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो 55, 56 देखो, ये गजब बात है, इसी में बहुत समय लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बार और चोट केंद्र सरकार के ऊपर। अभी देखो रिसेंट टाइम में ये 10-15 डेज में क्या नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन जो हुआ था उसमें बीजेपी का कैंडिडेट जो है उसको हटा दिया और आम आदमी पार्टी को रीइंस्टॉल कर दिया वहाँ पे। तो 2 बहुत बड़ा धक्का। तीसरा धक्का ये है कि इसमें बीजेपी, मतलब अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने 2023 का एक अमेंडमेंट करके लाया था फॉरेस्ट एक्ट में, जो 1980 का एक्ट था ना, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके लाया था। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने धता बता दिया, गलत है। हाँ, जो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है, डिक्शनरी डेफिनेशन, वही होगा जो पहले हम जजमेंट दे चुके हैं, वही जजमेंट होगा। ये हटाओ इसको, जब तक ये इंटरिम है, इंटरिम ऑर्डर है। ये लगातार थर्ड चोट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, समझ गए। ये बहुत कुछ है सेकंड में। एंड थर्ड वन देखो, क्रायोजेनिक इंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो ये क्रायोजेनिक इंजन का क्या इतिहास रहा है भारत में। तो तीनों ही एडिटोरियल्स बहुत ही खास है, स्पेशली 56 और 57 तो बहुत ही खास है। समझ गए स्टूडेंट, पढ़ेंगे बहुत ही उत्साहपूर्वक पढ़ेंगे इसको, समझो। 55, GS1, इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problem and their remedies। ये तुम्हारा बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में आया था 28 फरवरी को। तो मामला देखो क्या है। देखो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, इटली हो, यहाँ पे ना एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रहा है तेजी से। जब इस कंट्री में बढ़ रहा है तो हमें इस कंट्री से एग्जाम्पल लेना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है, इटालियन। देखो इटली में ना, इटली का जो विलेज में बहुत सारे वृद्ध लोग मर गए। वृद्ध लोग, जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सब, वो मर गए। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हो सकता है उनका बच्चा लोग उनको छोड़ के चले गए होंगे काम करने के लिए। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक अलग मंजर है कि बूढ़े लोग मर रहे हैं, कोई देखने वाला है नहीं। सिमिलरली चाइना में देखो, चाइना में जो अपार्टमेंट ब्लॉक्स है, अब देखो चाइना का खास बात क्या है, चाइना का जो ईस्टर्न साइड है वो बहुत डेवलप्ड हो गया। और अभी चाइना में टोटल पॉपुलेशन देखो तो 50% पॉपुलेशन तो अर्बन एरियाज में है चाइना का। तो इसलिए गांव छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, और गांव में बजा बुजुर्ग लोग है ना, और वो भी निहत्ते हैं, वो भी, उनको भी सहारा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो विलेज का जो अपार्टमेंट उसको तोड़ा जा रहा है चाइना में। कितना पिक्यूलियर सिचुएशन है ये, समझे। तो एम्प्टी जो अपार्टमेंट ब्लॉक है वो तोड़ा जा रहा है चाइना में। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो कंट्री है, चाहे इटली हो, चाहे जापान हो, चाइना हो, ये ग्रे पॉपुलेशन से गुजर रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड हो रहे हैं, समझ गए स्टूडेंट। जापान में देख लो, जो लोग हैं जो 100 साल से अधिक जो जी रहे हैं वो कब मर रहे हैं, है ना, कब चेक हो रहा है, उसमें बहुत गैप है। यानी कि आज मर रहे 10 दिन बाद किसी को पता चल रहा है, आज मर रहे हैं तो 1 महीना बाद पता चल रहा है किसी को। इससे बैड और वर्स सिचुएशन क्या हो सकता है किसी भी आदमी के लिए, है ना। भारत में भी देखो,
ऐसा नहीं कि भारत अपने आप को अलग नहीं रख सकता, भारत में भी ये प्रॉब्लम आस्ते आस्ते दिखेगा हमें। तो इंडिया में भी देखो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, समझे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से तो बेटर है ना। आज़ाद, जब हम भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय का लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अभी का लाइफ, दोनों में अंतर है। जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा उतना ही आदमी को अकेला रहना पड़ेगा लेटर एज में, समझिए, ये भी प्रॉब्लम है। और हम जानते हैं कि अभी जो पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन, वही 10-11% है, मगर 2050 तक ये 20% होने वाला है। इसका मतलब सोचो कि और हम ये भी बात जानते हैं कि 20 साल बचा है हमारा डेमोग्राफी डिविडेंड को रियलाइज करने का, उसके बाद तो हमारा पॉपुलेशन भी स्लो डाउन हो जाएगा। देखो 2050 तक वही लिखा गया है कि लगभग 20% इंडियन पॉपुलेशन एल्डर हो जाएंगे, समझे। तो वही लिखा गया है कि लगभग 32 करोड़ लोग एल्डर पीपल हो जाएंगे, 60+ हो जाएंगे। और देखो एल्डर पीपल का अपना भी अलग से प्रॉब्लम भी है। अलग से प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि एक तो आप मियाँ बीवी है, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो चलो ठीक है, बुजुर्ग दोनों है तो तब तक चलेगा, एक दूसरे से बातचीत करके चलता है। मानो कि दोनों में एक किसी का डेथ हो गया तो फिर तो हालत बहुत खराब, किसको जाके इमोशन शेयर करे अपना। और ये हो ही रहा है, ये नेचुरल फिनोमेना, ये हो ही रहा होता है। तो और मान लो कि यदि हस्बैंड मर गया, बूढ़े हस्बैंड मर गया और वाइफ बची, तो अब तो उसका तो और टेंशन, बहुत बड़ा टेंशन। अब देखो वृद्धा आश्रम सब चलता है कि नहीं चलता है, बताओ, बच्चा लोग तो कोई काम का ही नहीं है यहाँ पे, कि माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ दिए, वेरी बैड ना, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट। तो देखो पोजीशन, इसलिए पोजीशन पेपर रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, और उसमें पोजीशन पेपर मतलब नीति आयोग ने एल्डरली पीपल के लिए एक तैयार किया है, पोजीशन पेपर इसको बोलते हैं। क्या पोजीशन है एल्डरली पीपल का, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि देखिए पॉपुलेशन का जो एजिंग हो रहा है भारत में, इससे बहुत सारे चीज़ एसोसिएटेड है। नंबर 1, डिजीज बर्डन शिफ्टिंग हो रहा है। देखो ना, लोग बीमार हो रहे कि नहीं हो रहे। अब देखो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि जब आप बूढ़े होते चले जाओगे तो बीमारी भी बढ़ते चला जाता है, और यदि ऐसे स्टेज पे आपको कोई छोड़ दे तो कितना अनएथिकल चीज़ है कि नहीं, बताओ। नंबर 1, राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो, सही बात है, जिस तरह आगे बढ़ेंगे 2050 तक तो और डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है कि जिसके लिए और दूसरे आदमी चाहिए आपको टेक केयर करने के लिए। जैसे बच्चा, देखो 15 साल से नीचे बच्चा क्या है, डिपेंडेंसी ही है, उसको आपको टेक केयर करना पड़ता है। इंडिया में 60 साल से ऊपर वाले लोग जो बुजुर्ग है वो भी डिपेंडेंट है, क्योंकि दूसरा कोई टेक केयर करता है। और आने वाले समय में तो डिपेंडेंसी रेशियो और बढ़ते चला जाएगा। फैमिली स्ट्रक्चर देखो ना, फैमिली स्ट्रक्चर अब डिफरेंट है कि नहीं है। एक समय था कि दादाजी, पिताजी और हम सब साथ में रहते थे, अभी देखो सब न्यूक्लियर फैमिली, और दादाजी यदि इंटरफेयर भी कर रहे हैं तो पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो फैमिली जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा इंडियन सोसाइटी का शुरू से रहा है, उसमें भी डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, ठीक है। कंजम्पशन पैटर्न देखो, अब कंजम्पशन पैटर्न कितना अलग हो गया है। नहीं, पहले हम लोग क्या खाते थे और अभी हम क्या खाते हैं, इसके वजह से भी तो बीमारी बढ़ता है, इसके वजह से भी तो डिस्ट्रेस बढ़ता है। और उसके बाद देखो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन लेबर मार्केट। देखो पहले फार्म का काम करना, मैक्सिमम लोग फार्म का काम करते थे, यानी फिजिकल काम करते थे। अभी देखो ना, अभी लोग कंप्यूटर खोल के बैठे रहते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं। अब फिजिकल मोबिलिटी नहीं है। जब फिजिकल मोबिलिटी नहीं होगा तो आप ज़्यादा बीमार रहोगे, क्योंकि आपका शरीर चल नहीं रहा है। पहले देखो, पहले के लोग सब, अभी मशीन है चटनी पीस दिए, हाँ, पहले के लोग सब कितना बढ़िया से सिल्ला में काम करते थे, है ना, वो चक्की चलाते थे तो एकदम मजबूत। योगा तो रोज ही हो रहा था उन लोग का। अभी देखो आदमी, अभी तो आदमी को बस चले तो बर्तन धोने वाला भी मशीन खरीद ले, नहीं, हाँ जी, वॉशिंग मशीन तो आ ही गया है। अब वो बचा, कहीं वो भी आ ही जाएगा या आ भी गया होगा। हाँ, तो अब रोटी बनाने वाला भी तो इक्विपमेंट आ ही गया, लंगर उंगर में रहता है ना, तो आदमी कर क्या रहा है, आदमी केवल खा रहा है बैठ के। तो इस तरह जो वर्क जो चेंज हो रहे हैं, इसके वजह से आदमी का जो फिजिकल कैपेबिलिटी और डाउन होते चला जा रहा है। दूसरी बात देखो, एक तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का प्रॉब्लम, जहाँ पे बूढ़े लोग को छोड़ दिया जा रहा है ना, हमारे दो कॉन्सेप्ट। और उसके बाद मेडिकल एक्सपेंडिचर, जब बूढ़े होंगे जाहिर सी बात है बीमारी 10 तरह का बीमारी लगता है, कभी खांसी, कभी पैर में दर्द, कभी इधर दर्द, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर भी बढ़ते चला जाएगा। तो ये सब तुम्हारा एल्डरली पीपल के लिए और ज़्यादा ही वल्नरेबिलिटी है, और ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये सब।
जो कि इस बार पोजीशन पेपर में नीति आयोग ने बहुत अच्छे से स्पष्ट करके लिखा है। आ रहा है समझ में ना? तो देखो मामला क्या है फिर, तो थोड़ा देखते हैं हम लोग इंडिया का एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में। देखो लगभग जो 75% जो हमारा एल्डर पीपल है वो एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित है, वो भी क्रॉनिक डिजीज, यानी कि बहुत लंबा समय तक उनको बीमारी है वो। और किसी को खांसी हो रहा है, कोई दम्मा पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, होता है ना, बुजुर्ग लोग मिलेगा ना, बुजुर्ग लोग के पास होता है ना इस तरह का प्रॉब्लम सब। एक या एक से अधिक क्रॉनिक डिजीज से बेचारे सफर है 75% लोग, समझे। हाँ, कई लोगों पे देखो अनवाइल 1 in 3 हैव, देखो 3 में 1 को तो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव सिम्टम्स भी है। काहे ना हो डिप्रेशन, अरे घर में कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया या बच्चा ही नहीं है उनका वहाँ पे, दूसरी जगह पे है, फ़ोन भी नहीं करता है ठीक से, तो डिप्रेसिव सिम्टम्स है ना। और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा लाइफ में। सेटिस्फैक्शन मिलना कितना ज़रूरी है बताओ तो। आज सेटिस्फैक्शन मिलता है तभी तो हम लोग पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं। तो सेटिस्फैक्शन, अब जब सेटिस्फैक्शन, जब आपको लो फील होगा तो आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो बेचारे लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अब उसमें देखो, अब प्रॉपर जेरेट्रिक इलनेस जो मैनेजमेंट होना चाहिए, जेरेट्रिक केयर समझते हो ना, कि मतलब एक छोटा सा व्यवस्था जहाँ पे बूढ़े लोग के लिए काउंसलिंग हो, थोड़ा कुछ इक्विपमेंट रहे, बातचीत हो, उस तरह का स्पेशल नर्सेस रहे, डॉक्टर्स रहे। ये तो इंडिया में मिसिंग है। इंडिया में ये चीज़ है ही नहीं। कुछ सिटी में, बड़े बड़े सिटी में होगा, हम तो कहते हैं नॉर्मल सिटी में भी प्रेजेंट नहीं है, जेरेट्रिक केयर नहीं है, जेरेट्रिक केयर नहीं है भारत में उतना अच्छे से। हाँ, बाहर देखोगे फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा व्यवस्था है, इंडिया में मिसिंग है। देखो, और वही देखो इस नीति आयोग के इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेचारे एसेस नहीं कर पाते। अब देखो बूढ़े लोग एक तो ठीक से चल नहीं पाएंगे, तो कहाँ से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल को, है ना, जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एसेस ही नहीं कर पाते हैं। सोशल सेफ्टी नेट्स नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है बेचारे लोगों के पास, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है इन लोगों के पास, फूड इनसिक्योरिटी है, लोनलीनेस है, ये सभी प्रॉब्लम है इन लोग को। अब देखो जान के हैरान हो जाओगे, 78% जो एल्डर पीपल है वो बिना पेंशन के जी रहे हैं। अब मात्र 18% लोग ही जो बूढ़े लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर है। तो कितना कम कवर है। मान लो कि अब 78% वाले कुछ हो गया, मान लो कि एक माइनर एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेंगे फिर ये लोग? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ना। हाँ, तो आगे देखो, व्हाट आर द सजेशन, नीति आयोग ने क्या सजेशन दिया ये पोजीशन पेपर पे। इन्होंने कहा कि देखिए जरूरी है बेटर वेलनेस सेंटर होना चाहिए, वही जेरेट्रिक केयर होना चाहिए, समझे ना, थेरेपेटिक इंटरवेंशन होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ सर्विस होना चाहिए। देखो फिजिकल सर्विस पे तो हर कोई बात करता है, वो मेंटल हेल्थ पे इंडिया में बात नहीं होता है। ये हमारा इंडिया का प्रॉब्लम है। हम लोग को लगता है कि मेंटल कुछ चीज़ होता ही नहीं। अरे मेंटल बहुत बड़ा चीज़ होता है। कोई मान लो कि डिप्रेशन मूड में है ना, तो ये व्यवस्था तो होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी देखो इमरजेंसी सर्विस होता है, मान लो कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो दौड़ के हम जाते हैं ना हॉस्पिटल में कि इमरजेंसी सर्विस है ना। कोई बच्चा मान लो कहीं से गिर गया तो दौड़ के जाते हैं ना उसको दिखाने के लिए। तो इसी लेवल पे बुजुर्ग लोग के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो भी इमरजेंसी कैसी है ठीक से देखोगे तो। आप उसको अलग से दे ही नहीं रहे हो, तो ये भी कमी है। इसलिए कहा गया कि देखिए, इसलिए इस तरह का एसेंशियल रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है एल्डर पीपल के लिए। आया समझ में ना। हाँ, वेरेबल डिवाइस का हम लोग सोच सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई, जैसे घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, या घर में इस तरह का कोई स्मार्ट डिवाइसेस है। ऐसे मान लो कि बुजुर्ग लोग बीमार है और उसका बच्चा मान लो कि दिल्ली में है, या उसका बच्चा मान लो कि यूएसए में है, ऐसा हो सकता है। तो उस डिवाइस से वो कनेक्ट कर पाए अपने बच्चे को और बोल सके देखो हम बीमार हैं, और वो वहाँ से अरेंज कर देगा, और ताकि वो बुजुर्ग जा सके अपने सही जगह पे, हॉस्पिटल सब में। तो ये भी थॉट अप किया जा सकता है, ये भी सोचा जा सकता है। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट हाउसिंग बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है ताकि इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। हाँ, टेलीमेडिसिन के बारे में हम सोच ही सकते हैं कि दूर बैठा हुआ इलाज हो जाए, है ना। टेलीमेट्री सिस्टम यही ना स्टूडेंट। और उसके बाद देखो, हमें इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना चाहिए, हमें जेरेट्रिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी बढ़ाना चाहिए। और देखो जीएसटी, बताओ जीएसटी 18% लग रहा है। यदि बूढ़े लोग के लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट तो जीएसटी माफ़ कर दो ताकि सस्ता में मिल सके इन लोग को। सरकार कर ही सकती है ये चीज़। और नीति आयोग ने ये प्लान में लिखा है कि जो एल्डर पीपल के लिए जो भी डिवाइस, जैसे हेयरिंग एड चाहिए होता है ना, व्हील चेयर चाहिए होता है, बहुत ऐसा चीज़ चाहिए होता है ना, जीएसटी माफ़ कर दीजिए इन लोग को। तो ये बेटर तरीका हो सकता है, समझे। ताकि, और हाँ ये भी है तुम्हारा कि बूढ़े लोग को लोन भी अच्छे से मिल जाए, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट मिल सके, ताकि जीवन आगे और इन लोगों को अच्छे से
गुजार सके। तो ये सब चीज़ काम करने की आवश्यकता है। हाँ, यहाँ पे देखो प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड स्टेप इन। अब देखो खाली सरकार करेगी तो नहीं चलेगा, प्राइवेट प्लेयर को भी आना चाहिए, कम से कम वॉलंटरी बेसिस पे। खाली कमाना ही नहीं होता है धरती पे, कुछ नहीं, कुछ अच्छा भी काम करना चाहिए। बाहर देखोगे, फॉरेन कंट्री में देखोगे तो प्राइवेट प्लेयर से बहुत लोग आते हैं हेल्प करने के लिए एल्डर पीपल को। तो इंडिया में भी चीज़ हो ही सकता है। लिखा गया देखो, इन मोस्ट कंट्रीज जो केयर इकोनॉमी है वो प्राइवेट एजेंट चला रहा होता है, समझे। तो इंडिया ये क्यों नहीं कर सकता है? इंडिया में भी प्राइवेट प्लेयर आगे आए, छोड़ दे कि पैसा कमाना भी है, अरे भाई ठीक है हम सर्विस देंगे, ये किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि देखो अभी नियम है कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट। मत देखो 60 साल तक जो आदमी काम किया वो कितना रिसोर्सफुल है, कितना ज्ञानी है, कितना समझ है उनको, नहीं तो आप उसको एक्सटेंशन कर दो ना, उनसे काम निकलवाओ। 60 साल से लेकर 70 साल तक तो आदमी काम कर ही सकता है। हम नहीं बोले कि फॉर्मल में डालो, एक इनफॉर्मल चैनल बनाओ और 60 साल से लेकर 70 साल उसको काम दो ताकि वो मेन स्ट्रीम में रहे, मेन लाइफ ऑफ मेन स्ट्रीम रहे। अब 60 साल बाद अचानक वो रिटायर हो गया तो उसके लिए तो अलग ही दुनिया हो जाएगा। फिर उसके बाद इतना साल हम काम करते रहे, अचानक रिटायर हो गए, फ्री हो गए तो आदमी जानते हो फ्री शैतान का घर। तो कम से कम इसका जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल 10 साल तक आप रियलाइज करवा सकते हो, तो ये भी व्यवस्था करना चाहिए। एक तो उनको इनकम भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और उनका जो एक्सपीरियंस है इतना साल काम करने का वो भी बहुत फायदा होगा सोसाइटी के लिए, है ना, अथॉरिटी के लिए। तो ये सब काम करना चाहिए, समझे। और इनकम टैक्स रेवेन्यू में भी थोड़ा वो बेनिफिट दे दिए, जैसे मान लो कमा रहा है तो थोड़ा सा रिबेट दे दिए उसको, उस पर टैक्स ज़्यादा नहीं उठाए, तो इससे बुजुर्ग लोगों को फायदा होगा। तो ये सब नीति आयोग ने अपना प्लान में बताया है कि ये सब चीज़ करना चाहिए। आया समझ में स्टूडेंट? तो ये मेंस के लिए परफेक्ट बहुत सारा लाइन बैठ जाएगा। देखो अब जो बात करेंगे इसमें तो देखो बहुत टेक्निकल है यहाँ पे। 56 रिवर्ट बैक टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हिंदू पेपर में आया था 19 फरवरी को, जस्ट हाल फिलहाल में आया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नीचे सेकंड पेज जाओ और वहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918, वहाँ से बताएंगे हम, तब जाके लास्ट में फर्स्ट पेज आएंगे, नहीं तो फर्स्ट पेज तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा अभी। पहले मामला समझो। और हाँ बच्चे लोग, हम EI 12 पहले भी कवर कर चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली। जब कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट आया था तो उस समय हम बताए थे, मैं भूल गया हो गया, बहुत दिन हो गया। देखो बात समझो, फॉरेस्ट जो था ना कभी स्टेट लिस्ट हुआ करता था, स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। मैं चूँकि फॉरेस्ट को इतना डाइवर्ट किया गया है नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, नॉन फॉरेस्ट यूज़ समझ रहे हो ना, इंडस्ट्री बनाने के लिए, माइनिंग एक्टिविटी बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, स्टेट ने बहुत ज़्यादा डाइवर्स किया, समझे। तो ये सेंटर को पता चला, सेंटर को लगा कि भाई ये तो गलत बात है, इसलिए सेंटर ने क्या किया, जो फॉरेस्ट स्टेट सब्जेक्ट था उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। हाँ, और 76 में किया गया, वही सही बोल रहे हो। ये घटना कब हुआ है? 76 में हुआ, 1976 में हुआ था। और उस समय केवल फॉरेस्ट ही नहीं, 3 और भी डाला गया, 4 लिस्ट चेंज किए गए थे, ठीक है ना, 4-5 ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब देखते हैं मामला है क्या, देखो बढ़िया समझने का प्रयास करो। देखो 1950s, 60s और 70s में मैं कह सकता हूँ, या 60s और 70s पर्टिकुलरली कह सकता हूँ, यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ है, फॉरेस्ट को बहुत डाइवर्ट किया गया, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए। नंबर 1, जानते हो कि स्टेट गवर्नमेंट ही इसका दोषी है, और क्योंकि उस समय स्टेट ये जो फॉरेस्ट है तुम्हारा स्टेट लिस्ट में आता था, तो इसलिए इस चीज़ों को देखते हुए सेंटर को लगा कि भाई ये तो नहीं चलने वाला, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो गलत चीज़ हो रहा है स्टेट्स में, है ना, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से तो गलत हो रहा है स्टेट में। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 में। बताओ 1976 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? 42nd, बिल्कुल 42nd अमेंडमेंट। इसलिए देख रहे हो रेलेवेंस, 42nd अमेंडमेंट करके स्टेट लिस्ट का जो चीज़ था फॉरेस्ट, उसको निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। अब जानते हो कोई भी चीज़ कंकरेंट लिस्ट में आ गया तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी आ जाएगा वहाँ पे। यदि पार्लियामेंट लॉ बना रहा है और विधानसभा लॉ बना रहा है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। समझ गए? तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ। अब उसके बाद जब ट्रांसफ़र हुआ तो अब एक्ट बनाना पड़ेगा, तो एक्ट क्या बना? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बन के तैयार हुआ। अब इसके बाद जान ही रहे हो क्या होगा
कि सेंटर कोशिश करेगा कि फॉरेस्ट पे हम कंट्रोल करें, जो कि करती है अभी भी। तो उसके बाद देखो इसमें बोला है कि यदि आप कोई भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना चाहते हो नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, तो सेंटर से आपको परमिशन लेना होगा। सही बात है ना, अब सेंटर से उसको परमिशन लेना होगा। इसलिए सेंटर ने पूरा बढ़िया से कंट्रोल कर दिया फॉरेस्ट पे। अब मैं थोड़ी देर में तुम लोग को आंकड़ा बताऊंगा, स्टूडेंट जान के हैरान हो जाओगे कि 1980 के बाद जो फॉरेस्ट डाइवर्जन बहुत कम हुआ है। उससे पहले देखो 1976 से पहले जो फॉरेस्ट जो डाइवर्ट हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था। आगे देखो, तो थोड़ा सा साइलेंट फीचर्स जान लेते हैं 1980 का, क्योंकि ये 1980 का कंजर्वेशन एक्ट जानोगे तभी पता चलेगा कि अभी क्या इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो बात समझो स्टूडेंट, यहाँ पे जो 1980 का जो कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला जो लेजिस्लेशन है, ये पूरी तरीके से इंडियन फॉरेस्ट को बचाने का बात है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से इम्पावर्ड है कि कोई भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर। स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से नहीं कर सकती। इनफैक्ट टिम्बर से लेके, बैम्बू से लेके, कोल से लेके मिनरल्स तक टोटल सेंटर कंट्रोल कर रहा है। और देखो इसी को आगे बढ़ाते हुए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बना है ना, और उसमें जानते हो कि ये पार्लियामेंट से पास हुआ है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसमें क्या कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको भी हक दिया गया ना स्टूडेंट। जो वहाँ के ट्राइबल्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनको भी वहाँ पे रहने का हक दिया गया। क्या हक का मतलब क्या, आप रहो वहाँ पे, जो आपका नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स है वो आप कलेक्ट कर सकते हो, आप बेच सकते हो मार्केट में, है ना। तो उनको भी रहने का अधिकार दिया है कम से कम फॉरेस्ट राइट एक्ट। हाँ, यही मैं बोल रहा था। देखो 1951 से लेकर 1975 तक, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, 42nd अमेंडमेंट नहीं हुआ था, यानी कि जब अभी क्या है फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट में आ रहा है 1951 से लेकर 75 तक। जान के हैरान हो जाओगे 4 मिलियन हेक्टर्स फॉरेस्ट डाइवर्ट हुए थे नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, 4 मिलियन हेक्टर्स। अब दूसरा देखो 1980 में एक्ट बना और 2023 और 24 अभी, अब इतना साल में मात्र 1 मिलियन हेक्टर ही फॉरेस्ट डाइवर्ट हुआ। यू जस्ट सी द कंपैरिजन। जबकि अभी के टाइम में फॉरेस्ट डाइवर्ट होने का और चांसेस था, मन नहीं हुआ। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए ना ऐसे एक्ट को कि इतना ज़्यादा बचा दिया। पहले देखो मतलब 60-70 के दशक में कितना ज़्यादा 4 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट डाइवर्ट किया गया, डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हुआ। अभी 1980 से लेकर 2023 तक देखें, जब कंकरेंट लिस्ट में वो आ गया फॉरेस्ट विषय, उसके बाद परिवर्तन देखो, मात्र 1 मिलियन हेक्टेयर डाइवर्ट हुआ है स्टूडेंट। इसका मतलब ये फॉरेस्ट एक्ट बहुत ही कारगर रहा है नहीं। आगे देखो, ये देखो, ये तो तुमको हिला देगा ये चीज। गोदावरमन, गोदावरमन जजमेंट केस बोलते हैं, जजमेंट कहते हैं इसको याद कर लेना है। गोदावरमन त्रिमोल पट या गोदावरमन याद कर लो, इतना काफ़ी है। गोदावरमन केस 1996। अब ये क्यों इतना ऐतिहासिक है? देखो बच्चे लोग, थोड़ा घपलाबाजी तो हुआ है सेंटर, और घपलाबाजी भी मैं क्या कहूँ तो बात समझो। अब ये लोग सुनो, 1980 का कंजर्वेशन ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बन गया। अब ये लोग फॉरेस्ट जो नोटिफाइड है, सेंट्रल लिस्ट में जो नोटिफाइड है, जो स्टेट लिस्ट में नोटिफाइड है, उसी को फॉरेस्ट मानते थे। ऐसा बहुत सारा जगह था जो रिकॉर्ड बुक में नहीं था, नोटिफाइड नहीं था, रिकॉर्ड बुक में नहीं था, तो उसको ये लोग फॉरेस्ट नहीं मान रहा था और उसको आंख बंद के डाइवर्ट कर रहा था। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिफाइड क्या होता है, स्टेट का रिकॉर्ड और सेंटर का रिकॉर्ड क्या होता है। यदि डिक्शनरी मीनिंग जो है फॉरेस्ट का वो मैच कर गया कहीं से भी, वो सबको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा तुमको। तो वही गोदावरमन जजमेंट केस है, यानी कि एक और लगाम सुप्रीम कोर्ट लगाई कि नो, यदि नोटिफाइड नहीं है, लिस्ट में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसको भी प्रोटेक्शन सेम मिलना चाहिए, और वो सभी डीम्ड फॉरेस्ट है। यहां से कौन सा डीम्ड फॉरेस्ट, डीम्ड मतलब वो कोई भी फॉरेस्ट ही है, डीम्ड फॉरेस्ट। आया समझ में ये चीज? देखो तो ओरिजिनल को क्या लिखा गया, देखो कि 1980 का जो एक्ट था, ठीक है, वो उसी एरिया तक लागू था, यानी कि उसी लैंड तक लागू होगा जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होगा। सही बात है ना, जो नोटिफाइड होगा उसके रिकॉर्ड में होगा, उसी फॉरेस्ट तक इसको संरक्षण मिलता 1980 का एक्ट से। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया 1996 में, इसी को हम गोदावरमन जजमेंट केस कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। इसमें कहा कि नो, ऐसा नहीं हो सकता है
यदि नोटिफाइड नहीं है एज अ फॉरेस्ट, नोटिफाइड का मतलब क्या है, यदि रिकॉर्ड में नहीं है, सेंटर के रिकॉर्ड में और स्टेट के रिकॉर्ड में नहीं है, कोई बात नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पे लागू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। अब व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो आप देखो, अब सुप्रीम कोर्ट बोल तो दिया डिक्शनरी मीनिंग, अब इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ही चुप बैठ, सुप्रीम कोर्ट को ही टेंशन हो जाएगा, भाई डिक्शनरी मीनिंग तो बोल दिया, डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो हर राज्य अपने हिसाब से डिक्शनरी मीनिंग रख सकता है, अपना अपना राज्य, कोई यूनिवर्सल डिक्शनरी मीनिंग भी फॉरेस्ट का नहीं होगा। तो हर राज्य को फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया कि आप अपने हिसाब से डिक्शनरी मीनिंग रख लो, वो फॉरेस्ट भी डीम्ड फॉरेस्ट है, उसको भी फॉरेस्ट का कैटेगरी मिलना चाहिए। मैं तुमको क्या लगता है सब राज्य हो गया होगा? बहुत सारे राज्य ने फॉरेस्ट डेफिनेशन में बहुत सारा रख दिया, अब बहुत सारे राज्य, हरियाणा तो 1 एकड़ भी नहीं रखा, नहीं रखा, समझ पा रहे हो ना। तो डिक्शनरी मीनिंग कितना अपने आप में वेग हो गया शब्द सुप्रीम कोर्ट का ही। देखो वही चीज लिखा गया है कि कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है फॉरेस्ट का, और ये जो जजमेंट है गोदावर्मन जजमेंट जो है, ये स्टेट को बोला कि भाई तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर लो, तुम अपने हिसाब से डिमार्केट कर लो, फॉरेस्ट अपना ही तुम्हारा क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। मगर देखो सभी स्टेट्स ने ऐसा नहीं कर पाया, और अभी तक भी डिबेटेबल इशू है कि आखिर फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, समझ गए ना। हाँ आगे देखो, तो व्हाट डिड द स्टेट्स डू सब्सिक्वेंट, यानी कि गोदावर्मन जजमेंट के केस बाद स्टेट ने क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई जल्दी जल्दी अपना तुम सबमिट करो, कितना फॉरेस्ट है तुम्हारे पास। तो स्टेट ने अपना एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट सौंपा 1997 को। अब इसमें जान के तुम लोग हैरान हो जाओगे, हर स्टेट अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। ओडिशा देखो, ओडिशा कितना रीच है, देखो 2,80,000 हेक्टर, उसने कहा कि सर ये डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से निकल रहा है हमारे हिसाब से। कितना मस्त स्टेट ना, कितना ज़्यादा दे दिया इसने डिक्शनरी मीनिंग। अब बहुत सारा तो अपना पहले से नोटिफाइड रिकॉर्ड में है, वो तो अलग है। ये बताओ 2,80,000 है ना हेक्टर फॉरेस्ट को इसने कहा कि ये डिक्शनरी मीनिंग से मैच करता है, तो हम तो चबास कहना चाहेंगे उड़ीसा को। जबकि हरियाणा 1 भी एकड़ लैंड को फॉरेस्ट नहीं बोला एज पर द डिक्शनरी मीनिंग, गजब ना। अब बहुत सारा स्टेट्स ऑल्सो इशूड गाइडलाइंस, उसने अपना खाली गाइडलाइन से निकाला कि ये गाइडलाइन से हम डीम्ड फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट का मीनिंग निकालेंगे, काम ही नहीं किया उस पर उतना अच्छे से जितना अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि डिबेट हो गया, अपने आप में डिबेट हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब समझोगे अभी का मामला, जब तक पुराना वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तब तक नया वाला कैसे समझोगे। अब आई ये नया अमेंडमेंट, अभी का जो भारत सरकार है इसने पार्लियामेंट से पास किया, हाँ अमेंडमेंट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, वही 1980 में कुछ ऐड करना चाहता है। अब देखो तुम सरकार को खराब नहीं बोल सकते हो, सरकार ने भी अपने दृष्टिकोण से अच्छा ही किया। अब देखो मैं इधर सुनाता हूँ, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ तुम लोग को कि क्यों अमेंडमेंट की जरूरत है। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बढ़िया सुनो। सरकार कहती है कि मान लो कि कोई भी लैंड हम दे दिए, किसी भी कॉर्पोरेट को दे दिए, हम बोले कि चलो आप इसमें एफॉरेस्टेशन वाला काम कर दो, फॉरेस्ट्री वाला काम कर दो, और वो काम कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऊपर से आया बोलने के लिए कि नो ये तो डीम्ड फॉरेस्ट है, क्यों दे दिया। तो ये तो बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट हो जाएगा कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट के लिए। तो फिर वो आए, क्यों आएगा, तब तक आपको सेफ्टी देना पड़ेगा पहले। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। मान लो कि ये लैंड दे दिए, हम थोड़ा फॉरेस्ट था दे दिए, अब बाद में सुप्रीम कोर्ट आया बोलने के लिए अरे भाई वो तो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट डेफिनेशन में होना चाहिए था, तो फिर क्या करेगा। इसलिए प्राइवेट प्लेयर लोग आगे नहीं आता था। बहुत सारा लैंड ऐसा होगा ना जो ऐसे पड़ा होगा, हल्का फुल्का फॉरेस्ट होगा उसमें, वो लोग डर से नहीं आ रहे थे कहीं सुप्रीम कोर्ट ऊपर से हैवी डाउन ना आ जाए फिर। तो इसलिए ये जो एनोमली है, एक तो अपने आप में जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन एनोमली है, इसे पता चल ही गया कि ओडिशा कुछ और बोल रहा है, हरियाणा कुछ और बोल रहा है, बहुत सारे राज्य अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये एनोमली को खत्म करने के लिए ये इस बार के सरकार ने 2023 में एक एक्ट बनाया, और उसमें कहीं भी फॉरेस्ट डेफिनेशन का बात नहीं था। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, एक हफ्ता पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बोला कि नो गोदावर्मन जजमेंट कैसी होगा, डिक्शनरी मीनिंग ही होगा भाई, ये चीज हटाओ, रद्द करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हटाओ। अभी इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर अभी आने बाकी है, और आगे नहीं बढ़ना है इस पर। इसलिए चोट है केंद्र सरकार के ऊपर। आ रहा है समझ में। देखो इसमें क्या है,
इसमें तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ 2023 में तो क्या है, इसमें डाला क्या गया है, सेक्शन 1A, जो इस एक्ट में सेक्शन 1 है, ये कहता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है तुम्हारा इस लैंड पे कवर्ड होंगे, इस लैंड पे एप्लीकेबल होगा। नंबर 1 जो कि स्टैच्यूज से है तुम्हारा, वही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफाइड है वो, नंबर 1, समझे। और यदि नोटिफाइड नहीं है बट रिकॉर्डेड एज फॉर, बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो रिकॉर्डेड है, ऐसा भी हो सकता है ना कि नोटिफाइड नहीं है हमारा रिकॉर्डेड है, तो वो भी फॉरेस्ट्री माना जाएगा। चलो ठीक है, केंद्र सरकार ने ये तो अच्छा काम किया है। एक तो नोटिफाइड हो सकता है, एक नोटिफाइड नहीं है बट रिकॉर्ड में है, तो उसको भी फॉरेस्ट्री माना जा रहा है। मगर ये थोड़ा साइलेंट था डिक्शनरी मीनिंग को लेके। इस बार जो आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई भी डिक्शनरी मीनिंग वाला बात नहीं था, जबकि गोदा बर्मन जजमेंट केस में बोला गया 1996 में कि डिक्शनरी मीनिंग वाला बैठेगा, तो इस एक्ट में ये बात नहीं था, तो इसलिए सवाल उठा कि भाई क्यों नहीं डाला। बाद में देखो क्लैरिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, कि क्लैरिफाई किया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दैट द एरिया आइडेंटिफाइड 1996 बाय द एक्सपर्ट कमेटी हैव बीन, यानी कि जो उस समय तत्कालीन 1997 में जब पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा और उसने बहुत सारे एरिया को फॉरेस्ट बोला, वो चीज़ तो हम फॉलो किए हैं सर, अभी भी वो हम अभी भी फॉलो किए हैं, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है। मगर जो फॉरेस्ट डेफिनेशन है उसको तो फॉलो नहीं किया गया, यानी कि 1997 में पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा, तो जब पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगा तो बहुत सारे एरिया को उसने फॉरेस्ट घोषित किया था, घोषित किया इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज को, बोला उसको संरक्षण मिला है सर, उसको हम हटाए नहीं हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो जो फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई किया था वो भी फॉरेस्ट है हमारे रिकॉर्ड में। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल है कि फिर फॉरेस्ट वाला जो डिक्शनरी जो मीनिंग है उसको क्यों नहीं रखा तुम, ये कंटेंशन है। ठीक है, विल देयर लिखा गया ना, विल देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो पॉइंट आउट किया था। हाँ, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन गिवन नाउ, अभी समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है, तो बेंच ने यही बोला है कि जो डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने गोदा बर्मन जजमेंट 1996 में सुनाया था 25 साल पहले, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, समझे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सब उसके अंदर आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। सेकंड नंबर देखो, इसने कहा कि जो भी स्टेट को बोला गया था ना कि आप क्लैरिफाई करो, ये करो, तो आप देखो 3 नंबर, देखो 3 नंबर समझ में आ जाएगा तुम लोग को। कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि आप स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को बोलो 2 वीक के अंदर वो अपना पूरा फॉरेस्ट लैंड पूरा अच्छे से बताए, डिक्शनरी वाला मीनिंग वाला बताए, जो गोदा बर्मन जजमेंट केस में बोला गया था हर स्टेट को सौंपने के लिए कि डिक्शनरी मीनिंग क्या होना चाहिए, वो पूरा दो, उसको बोलो 2 वीक के अंदर। और इतना ही नहीं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो 2 वीक के अंदर जो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को दे, और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री क्या करेगा, अप्रैल 15 2024 तक अपना फिर पब्लिक डोमेन में डाल देगा, वो वेबसाइट में डाल देगा कि नोटिफाइड वाला तो फॉरेस्ट इतना है, जो ये वाला जो होगा गोदा बर्मन जजमेंट वाला केस होगा उसका क्या होना चाहिए। देख रहे हो ना, उल्टा इधर हरी करवा दिया, उल्टा इधर बोला कि भाई जल्दी करो तुम। तो देखो क्या बोला गया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को अपना रिकॉर्ड 31 मार्च 2024 तक सौंप देना है, किसको, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को। और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को क्या करना है, अपने वेबसाइट में अप्रैल 15 2024 तक डिस्प्ले कर देना है। आया समझ में स्टूडेंट तुम लोग को मामला। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या से क्या कर दिया, घूम गया ना सुप्रीम कोर्ट, और उल्टा स्टेट पे आ गया कि बोला कि भाई तुम जल्दी से अपना फिर रिकॉर्ड दो हमको। अब फर्स्ट पेज जाओ, अब फर्स्ट पेज जाओ, अब फर्स्ट पेज समझ में आएगा। फर्स्ट पेज छोड़ दिए थे ना हम, देखो यहाँ पे समझो। तो सुप्रीम कोर्ट एक अपना बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्डर जिसमें कहा कि जो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन पहले वाला जो था वही आगे कंटिन्यू रहेगा। सेक्शन 1A जो है अमेंडमेंट वो ठीक नहीं है, बात समझे, उसमें वही उसमें डाइल्यूट किया गया, सेक्शन 1A में ये चीज़ डाइल्यूट किया गया, केवल लिख दिया गया था डिक्लेयर फॉरेस्ट या जो रिकॉर्ड है उसी को बोला गया था, ये नहीं होगा, इसमें और भी फॉरेस्ट होने चाहिए, डिम्ड फॉरेस्ट और भी होने चाहिए, जो डिक्शनरी मीनिंग से मैच करेगा वो भी होना चाहिए। बात समझ गए ना, वही सब चीज़ है, बाकी सब चीज़ रिपीट हो चुका है आगे जा। तो ये गोदा बर्मन जजमेंट केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ पे टिका हुआ है। अब देखो सेंटर क्या है, अब इसमें ये भी बोला गया, देखो लास्ट पेज में होगा, देखो हाँ देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंच ने क्या कहा, द बेंच फर्दर डायरेक्टेड दैट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जू और सफारी बाय एनी गवर्नमेंट और द अथॉरिटी शुड नॉट बी कंसल्टेड टू विदाउट द फाइनल अप्रूवल ऑफ द अपेक्स कोर्ट। यानी कि सफारी उफारी वाला काम नहीं करना। अभी देखते हो ना, बहुत चलता है ना कि फॉरेस्ट को काट के थोड़ा सफारी वाला बना दिए,
थोड़ा पैसा कमाई होगा, ये चीज़ नहीं है। अभी पहले फाइनल मेरा डिसीजन आने दो, उसके बाद ये सब चीज़ करना। यू शुड वेट फॉर माई फाइनल रिजल्ट। ये अभी इंटरिम है, तो है कह सकते हो कि ये वाला क्लास करते हुए नज़र आ रहा है मुझे अभी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बहुत सुंदर तरीके से। और ये 10-15 दिन में बैक टू बैक 3 क्लास सही है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 57 देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग तो सुना होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? जो सामान हम बना चुके हैं, इंजीनियरिंग के थ्रू सामान बनाए, और इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ था, इसका प्रिंसिपल जानने के लिए भी हम पीछे की तरफ जाएंगे। जो कंपोनेंट, जैसे कंप्यूटर बना है, लेट्स से कंप्यूटर इंजीनियरिंग के थ्रू बन गया आपका, तो कंप्यूटर कैसे बना होगा, उसका पार्ट पुर्जा खोलते खोलते उस पॉइंट में पहुंच जाएगा, वहां से हमें मैकेनिज्म पता चल जाएगा, उसी को हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहेंगे। तो क्रायोजेनिक इंजन का भी कुछ इसी तरह का हिस्ट्री है, रिवर्स इंजीनियरिंग से ही हमें पता चला। कोई दिया नहीं हमको, यानी कि जो क्रायोजेनिक इंजन का जो तकनीक है कोई दिया नहीं हमको, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये चीज़ को गेन किए हैं। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये 22 फरवरी को आया था बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में। देखो मामला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अभी देखो भारत ने हाल फिलहाल में, तुम लोग को न्यूज़ तो पता चल ही जाता होगा, अभी 3rd जनरेशन वेदर सैटेलाइट इनसैट 3D हमने ऑर्बिट पे छोड़ा है ना, अभी जस्ट हाल फिलहाल का बात है। और ये अपने आप में बहुत नया चीज़ है जी। और ये जो इनसैट जो 3D छोड़े, ये सैटेलाइट है जी, ठीक है। ये हमारा वेदर प्रिडिक्शन के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए हमने छोड़ा है ये, और बहुत ही ये एडवांस है क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक इंजन इन्वॉल्व है, नंबर 1। तो आखिर इसको, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट को कौन छोड़ता है? व्हीकल, लॉन्च पैड को रॉकेट कहते हैं हम लोग। तो ये जो रॉकेट है GSLV F-14 रॉकेट, इसमें जो 3rd स्टेज है, जानते हो ना 3rd स्टेज, 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, सबसे ऊपर का जो स्टेज होता है उसमें क्रायोजेनिक इंजन इन्वॉल्व है। तो इसलिए क्रायोजेनिक इंजन समझना, और जितना क्रायोजेनिक इंजन होगा उतना ही पेलोड ज़्यादा लेके जाएगा ऊपर। वो सैटेलाइट का मैकेनिज्म जानते हो ना बच्चे लोग? हाँ, GSLV वाला है मैक 3। तो इसमें 3rd स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन यूज़ हुआ है। तो आखिर ये सैटेलाइट जो हम छोड़े हैं, बहुत ही एडवांस सैटेलाइट जो छोड़े हैं, इसका जो लॉन्च पैड क्या था? GSLV मैक 3 है जी। और उसका 3rd स्टेज क्या है तुम्हारा? क्रायोजेनिक इंजन से बना हुआ ये। तो देखो भारत को लगभग 40 साल तक जद्दोजहद करना पड़ा क्रायोजेनिक इंजन बनाने में। नाउ हम कह सकते हैं कि अब हम लोग स्टेबल हो गए, अब हमें आ गया है क्रायोजेनिक इंजन बहुत बढ़िया से बनाना, समझ गए। तो देखो जो इनसैट 3D जो सैटेलाइट छोड़ा गया है, ये बहुत सुंदर कवरेज करेगा ओशंस का, और इससे पहले भी 2 छोड़े थे हम लोग। तो तीनों मिला के देखोगे तो बहुत अच्छे से हम वेदर फोरकास्ट कर पाएंगे, क्योंकि जानते हो कि वेदर फोरकास्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी अभी के टाइम में, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के टाइम में वेदर फोरकास्टिंग करना कितना बड़ा नहीं डिफिकल्ट टास्क है। इंडियन ओशन में देखते हो ना, कुछ से कुछ होते रहता है ना। इंडियन डाइपोल, इधर मानसून अपने आप में गुत्थी है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितना हम सैटेलाइट छोड़ेंगे उतना ही हमारा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उतना ही स्ट्रांग बनेगा। देखो मामला देखो, यहाँ पे दुनिया में केवल 6 ही कंट्री है जिसके पास क्रायोजेनिक वाला जो टेक्नोलॉजी है, उसमें भारत भी एक आता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंस में हम एलाइट कंट्रीज में आते हैं जिसका अपना क्रायोजेनिक इंजन है, समझे। अब क्या ऐसा क्या बात है क्रायोजेनिक इंजन की जिस कंट्री के पास है उसका बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गुणगान हो रहा है उस कंट्रीज का। तो क्रायोजेनिक इंजन है ही ऐसा चीज़। देखो क्रायोजेनिक इंजन तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करता है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर में क्या रहेगा, दोनों गैस है। इसका टेम्परेचर को घटा के, जब टेम्परेचर को आप बहुत घटा दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो लिक्विड स्टेज में चला जाता है, -180 डिग्री और -253 डिग्री ऐसे कुछ। तो आप बहुत नेगेटिव करके क्या किए, इसका आप फॉर्म बदल रहे हो। बस सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो स्टोरेज कहाँ उसको स्टोर करोगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का मतलब लिक्विफाइड गैसेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट अभी लिक्विड स्टेज में, क्योंकि उसका हम क्या किए हैं, उसको हम क्या किया, उसमें टेम्परेचर घटा दिए हैं। और जब हम टेम्परेचर घटा के गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो वो ग्रेटर थ्रस्ट देता है, यानी कि थ्रस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। थ्रस्ट का मतलब क्या कि पेलोड बहुत दूर तक ले जा सकता है। तुम लो अर्थ ऑर्बिट में देखोगे तो अच्छा खासा 6,000 तक ले जा सकता है।
और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में देखोगे तो वही 2000 से 2500 तक जा सकता है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन जो लिक्विड फॉर्म में आपका फ्यूल है वो ज़्यादा थ्रस्ट देता है, समझ गए स्टूडेंट। इसलिए देखो पेलोड का मतलब क्या, सैटेलाइट सबको वो बहुत ही ग्रेटर स्पीड से ले जाएगा बाहर। तो लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये बहुत ही लो टेम्परेचर में इसको स्टोर किया जाता है, समझे। हाँ, कंबस्ट एक्सप्लोजली व्हेन ब्रॉट, अब साथ में ला दोगे तो बहुत भयानक जलेगा ना लिक्विड दोनों साथ। इसलिए एक तो इंसुलेशन प्रॉपर करना बहुत बड़ी बात है, अलग से एक तो स्टोर करना लिक्विड में वो बड़ा चैलेंज, और इंसुलेशन लगाना वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ आ रहा है स्टूडेंट? नहीं तो दोनों आ जाएगा तो फिर बहुत बड़ा वो हो सकता है, विस्फोट ब्लोन अप हो सकता है। तो वही बोला कि ये टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करना। अब क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो लिक्विफाइड किए वो अलग अलग टेम्परेचर में किए, एक को 180 में किए हैं तो अगले को 250 के आसपास किए हैं, और दोनों के बीच में 70 डिग्री का डिफरेंस है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? यदि मान लो कि एक 180 है, एक 250 है, तो लगभग 70-80 डिग्री का अंतर है। तो पहले तो दोनों को अलग से स्टोर करना है ना, और फिर बीच में इंसुलेशन भी लगाना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उसके लिए आपको मटेरियल साइंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब टेडियस टास्क है, इतना इजी नहीं है क्रायोजेनिक इंजन बना के चलना, फ्यूल को स्टोर करना, उसमें इंसुलेशन लगाना इतना अच्छा, इतना सरल बात नहीं है। मटेरियल साइंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आ रहा है समझ में? और इंडिया जानते हो, इंडिया भी 6 नेशन के अंदर आता है जिसने इस तरह का चीज कर दिया है, मतलब यानी कि क्रायोजेनिक इंजन बनाया है। अब क्रायोजेनिक इंजन के बारे में थोड़ा सा बताया है तुम लोग को। देखो यहाँ पे क्रायोजेनिक 2 ग्रीक शब्द से बने हैं, क्रायोस प्लस जिन्स। क्रायोस का मतलब था फ्रीजिंग, कोल्ड, और जिन्स का मतलब क्या था, बॉर्न, प्रोड्यूस, यानी कि जो कोल्ड से प्रोड्यूस हो। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, देख रहे हो ना, लिक्विड ऑक्सीजन कब बनता है, देख पा रहे हो वहां पे -183 डिग्री सेल्सियस, यानी 180 डिग्री बोल सकते हैं ना हम लोग। और ये तुम्हारा जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो तुम्हारा लगभग 250 डिग्री सेल्सियस। तो अभी भी देख रहे हो ना 70 डिग्री का डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, और उसको साथ में लाओगे तो ब्लोन आउट हो जाएगा। एक साथ लाओ, इतना डिफरेंसेस है। तो पहले तो अलग अलग स्टोर करना, अलग अलग स्टोर कर, फिर बीच में इंसुलेशन लगाना, तो ये सब है, मतलब यू हैव टू मैनेज इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, अदरवाइज फिर नेगेटिव हो सकता है। देखो तो जो मैकेनिज्म है क्रायोजेनिक इंजन का, जो तरीका है, क्रायोजेनिक इंजन जो हमें इम्पल्स देता है, जो थ्रस्ट देता है, वही सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे देखो, जो एफिशिएंसी है स्पेसिफिक इम्पल्स का, क्या होता है इम्पल्स, स्पेसिफिक इम्पल्स मतलब थ्रस्ट देने का जो पावर है, एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग है इसका। ये थ्रस्ट जनरेटेड पर यूनिट मास बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। यदि कन्वेंशनल इंजन का बात करोगे और क्रायोजेनिक इंजन का बात करोगे, क्रायोजेनिक इंजन फार बेटर है, ये बहुत तगड़ा थ्रस्ट देता है, और क्रायोजेनिक इंजन लगा के आप बहुत दूर तक पेलोड ले जा सकते हो। तो इसका एक एडवांटेज, इसलिए लिखा गया ना, इट गिव्स मोर थ्रस्ट फॉर एवरी केजी ऑफ प्रोपेलेंट इट बर्न्स कंपेयर टू सॉलिड एंड अर्थ, यानी कि दूसरे प्रोपेलेंट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड स्टेज में प्रोपेलेंट अलग अलग यूज होता है ना, उसके कंपेरिजन में ये सबसे बेटर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देता है, समझ गए। और आप बहुत सारा पेलोड ले जा सकते हो। इन द लिक्विड फॉर्म, देखो लिक्विड फॉर्म में वही होता है कि एनर्जी पर यूनिट मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि थ्रस्ट बढ़ जाएगा। जब थ्रस्ट बढ़ जाएगा तो आपको द अमाउंट ऑफ फ्यूल टू बी कैरिड डिक्रीजेस, आपको ज़्यादा सामान ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही आपका एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। तो आप कम भी ले जाओगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत थ्रस्ट देता है। जैसे देखो, अब तुम 10 लीटर डीजल यूज़ कर रहे हो और वही चीज़ 1 लीटर पेट्रोल कर दे तो ज़्यादा बेटर है ना। अब पेट्रोल जगह भी बहुत कम वो ऑक्यूपाई करेगा, वही बात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही क्लीन फ्यूल है, ज़्यादा क्या होगा, वाटर बन के निकलेगा ये लोग, तो कोई डैमेज भी नहीं है। हाँ, मगर वही बात, मगर फ्यूल टैंक बहुत बल्कि होता है और वहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन लगते हैं, ठीक है। मगर हाँ, ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसको क्रायोजेनिक स्टोरेज को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, मतलब टेडियस टास्क है। मगर जो ये एडवांटेज इसका इतना ज़्यादा है कि डिसएडवांटेज को ये ओवरवेट कर देता है, यानी कि उसको सुपरसीड कर, एडवांटेज ज़्यादा इसमें छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट। देखो तो इंडिया देखो कैसे स्टार्ट किया अपना जर्नी क्रायोजेनिक इंजन। हम जानते, हाँ इंडिया जानते हो कि 1998 में पोखरान 2 टेस्ट किया है ना, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार। और उसके बाद जानते हो DRDO ने किया था ना ये चीज़। हाँ, तो यूएसए ने बोला कि हम नहीं देंगे भाई तुमको, क्योंकि देखो यूएसए ने क्यों नहीं दिया, एक तो इंडिया ने पोखरान टेस्ट किया, पोखरान मतलब न्यूक्लियर टेस्ट। अब ये जो क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका डुअल पर्पस है, एक तो आप सैटेलाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो,
साथ में आप मिसाइल के लिए भी कर सकते हो। इंटर बैलिस्टिक जो मिसाइल होता है उसमें क्रायोजेनिक को सेमी क्रायोजेनिक बना के यूज़ किया जा सकता है। इसलिए बोला कि नहीं देंगे, अभी जस्ट इंडिया ने पोखरण टेस्ट किया है, क्या भरोसा क्रायोजेनिक इंजन इसको दे देंगे फिर ये टेस्ट कर लेगा तो गलत हो जाएगा, हम नहीं देंगे इसको, तो मना कर दिया। ये दलील देकर मना कर दिया, और ऐसे भी कोई भी कंट्री देना नहीं चाहेगा स्टूडेंट, ये भी बात है। हाँ, तो उसके पास स्ट्रांग पॉइंट है नहीं देने का। उसके बाद रसिया ने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो किया नहीं। हाँ, रसिया ने 6 इंजन दे दिया हमें ओवर द पीरियड। और इसरो ने क्या किया, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया और नया प्रोसेस डेवलप किया। 4 फेलियर हुआ है जी स्टूडेंट। हाँ, 15 लॉन्चेस में 4 बार फेल किए। आफ्टर 16th जो लॉन्च हुआ उसके बाद हम ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही स्टेबलाइज कर गए। और जो पहले शुरू में नाम दिए थे नॉटी बॉय, हाँ, और अभी हमारा ये स्मार्ट बॉय बन गया। कितना बढ़िया बात है, देख रहे हो ना, नॉटी बॉय स्मार्ट बॉय बन गया। यानी कि क्रायोजेनिक इंजन हम बहुत बढ़िया से अब बनाना शुरू कर दिए हैं, अब हमारा पकड़ हो गया उस पर। तो देखो बच्चे लोग कितना फायदा है। लो अर्थ ऑर्बिट में कितना पेलोड ले जा सकता है, 6000 kg। और हायर ऑर्बिट में तुम्हारा देखो, यानी कि हायर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में 1/3 वही 2000 से लेकर 2500 तक ले जा सकता है। ये देख पा रहे हो ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन। आगे देखो स्टूडेंट, तो क्रायोजेनिक इंजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर हार्म। अब देखो, अब कहो कि सर क्या बात कर रहे, क्रायोजेनिक, देखो मैंने क्या बोला, क्रायोजेनिक इंजन का दो पर्पस, इसलिए यूएसए ने नहीं दिया हमें। यूएसए बोला कि इंडिया ने जस्ट अभी न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण टेस्ट किया, ये क्रायोजेनिक इंजन देंगे तो क्या भरोसा फिर ये मिसाइल बना ले। मगर रियल में क्रायोजेनिक इंजन डायरेक्ट हम मिसाइल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, पहले क्रायोजेनिक इंजन को भी चेंज करना पड़ता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन ही यूज़ हो सकता है मिसाइल में। बोलो क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो इंस्टेंट होना पड़ेगा आपको, इंस्टेंट, तुरंत, यू हैव टू रिस्पॉन्स क्विकली, समझे ना। इंटर बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी नॉर्मल मिसाइल को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ता है, मगर जो सैटेलाइट में जो क्रायोजेनिक यूज होता है वो तुरंत नहीं, वो टाइम लेगा, वो इट विल टेक सम टाइम। तो देखो वही लिखा गया है कि क्रायोजेनिक इंजन अच्छा खासा समय लेता है फ्यूल अप होने में। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, वो मिक्स होके फ्यूल बनने में अच्छा खासा टाइम लेता है। और ये सेम चीज़ यदि हम इंटर बैलिस्टिक मिसाइल में लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंटर बैलिस्टिक मिसाइल में हमें उसी समय चाहिए होता है, उसी समय इंस्टेंट में रिएक्शन चाहिए होता है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन पूरा नहीं लगा सकते हैं, तो इसको हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना के तब यूज़ कर सकते हैं। देखो, तो ज़्यादातर जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंटर कॉन्टिनेंटल लेवल का है, वही इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जा सकता है, समझे। जिसमें देखो थोड़ा केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ होता है। देखो वहाँ पे समझो, केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ होता है, समझ गए ना। और जो अग्नि, हमारा जो अग्नि है ना सीरीज हम लोग का, वो सॉलिड फ्यूल्ड है तुम्हारा। तो यही देखो क्रायोजेनिक, अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से आप सेमी क्रायोजेनिक इंजन तो बना ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आ गया। और देखो इसरो के लिए कितना फायदा है कि अब हम क्रायोजेनिक इंजन बनाना सीख गए। हाँ, नॉटी बॉय से स्मार्ट बॉय बन गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंजन बनाएंगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, बहुत सारा जगह पे काम आएगा। हाँ, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल में भी काम आ सकता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना के। तो ये और भी बहुत सारे फील्ड में इसका यूज हो सकता है, समझे। दैट्स इट, कंप्लीटेड।